तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ, ध्यान से देखिएगा, आप हमारे साथ लिख सकते हैं क्योंकि ये कोई प्रिंटेड मटेरियल नहीं है कि आपका टाइम लैग करेगा। दिस इज इफ √3 + I होल पावर 100 इज इक्वल टू 2⁻99 A + IB। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास और आपसे पूछा जा रहा देन B इज इक्वल टू, B की क्या वैल्यू है। तो क्वेश्चन बच्चों काफी छोटा सा है, ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे क्या लिखा है। क्वेश्चन पे लिखा है √3 + I होल पावर 100 इज इक्वल टू 2⁻99 A + IB और आपसे यहाँ पर B की वैल्यू पूछी जा रही है। तो बच्चों जब इस तरह के क्वेश्चंस नजर आते हैं तो सबके अपने करने के अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन मैं जो आपको मेथड बताऊंगा वो सारे एक्सक्लूसिव मेथड्स होंगे, उससे आपके आंसर्स जल्दी निकलेंगे। लेकिन मे भी इस क्वेश्चन को देखते ही सबको ये भी स्ट्राइक कर सकता है कि सर यहाँ पे ओमेगा को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ओमेगा के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लिखते हैं कि x³ - 1 इज इक्वल टू 0, अगर आप लिखते हैं x³ - 1 इक्वल टू 0 तो उस इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं, उसका नाम होता है 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 + I√3/2। ये आपको लर्न करनी है अगर आप अभी तक लर्न नहीं है। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 - I√3/2। ठीक है, आई थिंक ये बात सभी बच्चों को पता है। तो बच्चों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, तो हो सकता है कोई बच्चा इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि ओमेगा के कंसेप्ट से करने की कोशिश करें। मतलब वो क्या करेगा कि जो 2⁻99 है ना राइट हैंड साइड में, उसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2⁻100 बना करके उसको √3 + I के अंदर ले आ सकता है और उससे हो सकता है वो ओमेगा के किसी फॉर्म को क्रिएट कर ले जाए और क्वेश्चन को कर ले जाए, है ना। ये भी एक मेथड हो सकता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब पावर वाली जो पावर वाली कभी भी बात आती है तो हम लोग यूलर्स फॉर्म भी सोच सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको यूलर्स फॉर्म भी पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन यूलर्स फॉर्म भी हो सकता है। तो यूलर्स फॉर्म क्या होता है, वो होता है e⁻I⁻ इज इक्वल टू cos θ + I sin θ। इसको बच्चों हम लोग यूलर्स फॉर्म कहते हैं। यूलर्स फॉर्म आपको पढ़ाया गया होगा प्रीवियस टर्म या आपके जो भी लेक्चर्स पहले हुए हैं। तो e⁻I⁻ इज नोन एज cos θ + I sin θ। तो क्वेश्चन को करने के आपके पास जो मेथड है, या तो आप ओमेगा के कंसेप्ट से कर सकते हैं या तो आप यूलर्स फॉर्म को यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कैसे, जो शॉर्टेस्ट वे हो। तो शॉर्टेस्ट वे से करने के लिए हम लोग यूलर्स फॉर्म यूज कर सकते हैं, इससे शॉर्ट कोई तरीका नहीं होता। तो बच्चों अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है √3 + I, अगर कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है √3 + I, मैं पूछता हूं उसका पोलर फॉर्म क्या होगा, तो तुम कहोगे सर पोलर फॉर्म तो काफी आसान है क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और इतना पोलर फॉर्म तो सर क्लास 11th की बुक में ही सिखाया जाता है निकालने के लिए। तो सर इसका पोलर फॉर्म निकालने के लिए पहले हमको मॉडुलस ऑफ z निकालना पड़ेगा। और मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z होता है √ ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये होता है आपका मॉडुलस निकालने का तरीका। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी निकल के आई, ये वैल्यू 2 निकल के आई। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालना चाहते हैं तो हमें उसका आर्ग्यूमेंट भी चाहिए होगा। तो हम मान लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जो है वो थीटा है, जिस थीटा को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी कह सकते हैं। किसी बच्चे ने आंसर निकाला है क्या इसका? √3 क्या आंसर आया बेटा? √3 ओके, किसी बच्चे ने इसका आंसर निकाला है √3, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। जस्ट वेट, क्योंकि मैं सारे बच्चों को लेके चल रहा हूँ। आंसर मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद इसका सही है। ओके, तो बच्चों दिस इज थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan इनवर्स क्या लिखते हैं 1/√3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई π/6। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इसका पोलर फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू mod z टाइम्स cos थीटा + I sin थीटा। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आती है? यानी कि अगर हम इसको प्रॉपर लिखें तो वो हो गया 2 टाइम्स cos π/6 प्लस I sin π/6। तो बच्चों ये पोलर फॉर्म में कन्वर्जन जो है क्लास 11th में आपको सिखाया जाता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी होते हैं। उसके बाद बच्चों अगर आप इसको यूलर्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे,
2 टाइम्स e की पावर i पाई बाय 6। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था e की पावर i थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो e की पावर i पाई बाय 6 क्या हो जाएगा? cos पाई बाय 6 प्लस i sin पाई बाय 6। तो मैंने उसको रिड्यूस कर दिया, तो ये यूलर्स फॉर्म को जल्दी किया जा सकता है अगर पावर के एक्सप्रेशंस होते हैं। तो आई थिंक यहां तक तो सभी बच्चों को क्लियर है। अब अपने क्वेश्चन को वापस देखते हैं। क्वेश्चन को वापस देखने पर हम उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है दिस इज √3 प्लस आई की होल पावर 100 इज इक्वल टू 2 की पावर 99 टाइम्स a प्लस आई बी। ऐसा क्वेश्चन आपके पास गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, √3 प्लस आई को अभी आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स e की पावर i पाई बाय 6, ठीक है, समझ में आ गया? इज इक्वल टू 2 की पावर 99 a प्लस आई बी, ऐसे लिख सकते हैं। वैल्यू हमने पुट कर दी। अब बच्चों जो 2 की पावर 100 है उसको 2 की पावर 100 होकर के बाहर निकाल दो, तो हो जाएगा 2 की पावर 100। और बच्चों यूलर्स फॉर्म मैंने इसलिए यूज किया ताकि पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर i 100 पाई बाय 6। तो 100 पाई बाय 6 को डिवाइड करके आप क्या लिख सकते हैं? 50 पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? 2 की पावर 99 a प्लस आई बी। मैं एकदम ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप उसको समझ पाओ। यूलर्स फॉर्म को मैंने इसलिए यूज किया ताकि पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाए। फिर भी आपको ना समझ में आया तो आप मेरे को बताना, ओके। तो बच्चों ये हो गया e की पावर i 50 पाई बाय 3 इज इक्वल टू, तो बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखिए तो एक आपका जो है 2 रह जाएगा, तो उस 2 को उधर आप ले जाइए जरा। उस 2 को अगर आप उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी का फॉर्म, इस तरह से ये बन जाएगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अब e की पावर आई थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? e की पावर आई थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई sin थीटा, लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई sin थीटा इज इक्वल टू a बाई 2 प्लस आई टाइम्स b बाई 2। अब बच्चों अगर ध्यान से देखें तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, लेकिन हमको मतलब किससे? उसके b वाले पार्ट से, तो हम उनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल कर देंगे, यानी कि sin 50 पाई बाई 3 इज इक्वल टू b बाई 2, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? और बच्चों sin 50 पाई बाई 3 की क्या बच्चा कोई बता सकता है इसको कैसे ब्रेक sin 2 करें? पाई बाय 3 हो जाएगा। 50 बाई 3 को आप ब्रेक कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए जैसे छोटे बच्चे डिवाइड करते हैं। तो 50 16 बाई 3 को जब आप plus डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा साइन ऑफ यस 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ये इस तरह से हो जाएगा ब्रेक जब आप 50 बाई 3 को डिवाइड करेंगे। और बच्चों आपको ये पढ़ाया गया है कि साइन 2 पाई प्लस थीटा हो तो वो साइन थीटा होता है, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रोटेट करते हुए आप 8 बार चले गए तो 16 पाई हो गया, तो ये 2n पाई का मल्टीपल है, यानी आप वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, है ना। तो 8 चक्कर काटने का क्या फायदा है? आप डायरेक्ट लिख दो कि साइन 2 पाई प्लस थीटा है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू b बाय 2। इसके बाद 2 पाई बाई 3 को आप सिर्फ लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा? √3 बाई 2। तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन पाई बाई 3 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3 बाई 2 इज इक्वल टू b बाई 2। और एक बच्चे ने इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही बताया है, सिर्फ एक ही बच्चे ने बताया आंसर इसका √3, तो बच्चों ये इसका करेक्ट आंसर है। मैंने तो करा दिया, हो सकता है क्लास में भी काफी बच्चों को ना आया हो, किसको नहीं आया वो हमको आप दोबारा बता दो। तो बच्चों ये क्वेश्चन करने का एकदम शॉर्टेस्ट वे था, इससे ज्यादा शॉर्टेस्ट वे तो अभी मैं आपको नहीं सिखा सकता, यही एकदम शॉर्ट तरीका था। मैंने एक्सप्लेन इतना ज्यादा किया कि हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। बताओ बेटा। सर जो आपने z इज इक्वल टू मॉड z वाला फॉर्मूला लिखा है वो एक बार बता दीजिए। z इज इक्वल टू मॉड z वाला, cos ओके। थीटा प्लस sin थीटा। अच्छा तो बेटा किसी भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्जन होता है, अगर आपको नहीं आता तो जस्ट आप एक सेकंड के लिए देख लो, मैं सबको रिवाइज करवा देता हूँ। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें। बच्चों जैसे आपके पास होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो आप जानते ही हो जहां पर x और y बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। तो बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? पोलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि उसमें थीटा वगैरह आपको नजर आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं लाइक दैट। और डिवाइड करने के बाद इसको स्प्लिटिंग करते हैं,
स्प्लिटिंग करना का मतलब ये हुआ कि x के साथ ये आ जाएगा प्लस y के साथ, यानी जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। और फिर हम लोग एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हो सकता है भी काफी बच्चों को ना आया हो, चुपचाप बैठे हो। ट्राइंगल का एक फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ट्राइंगल का फॉर्मेशन करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको बनाते हैं कॉस थीटा और उसको बनाते हैं साइन थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, ये हो गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका हो गया y। पाइथागोरस थ्योरम से आप इस ट्राइंगल को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो बच्चा आपका पोलर फॉर्म ध्यान से देखिए क्रिएट होकर के आ गया, यानी कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। और बेटा यहाँ पे जो थीटा होता है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो आपको थीटा एज अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेना है। और अगर आपको थीटा नहीं निकालने आता या आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेने ही नहीं आता, तो इसके लिए आप छोटा सा एक क्वाड्रेंट बना लीजिए। क्वाड्रेंट में आपको मैं सारी चीजें बता देता हूँ। अगर आपका x प्लस आई वाई में x और y दोनों पॉजिटिव है, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव का मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं। x नेगेटिव y पॉजिटिव यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं x और y, और x पॉजिटिव y नेगेटिव भी हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो बच्चों अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो जो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा थीटा, वो होगा tan इनवर्स मॉड y बाय x। और अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे तो कोई बच्चा बता सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? y माइनस देखो सबको पता है, ओके। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस पाई प्लस माइनस पाई प्लस थीटा माइनस पाई, ओके, यही होता है ना, माइनस पाई प्लस tan Yes, इनवर्स sir. y, यही। और चौथे क्वाड्रेंट में होता है माइनस माइनस थीटा। ओके। सब बच्चों को ऐसा रटा बैठा है कि पूछो नहीं, लेकिन जिस बच्चे ने पूछा था उस बच्चे को मैंने ये जवाब क्लियर कर दिया है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले उस बच्चे को भी समझ में आना चाहिए। तो बेटा ये पोलर फॉर्म इस तरह से क्रिएट किया जाता है, और थीटा को निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ता है कि वो थीटा के लिए आप क्या करें। यानी आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्स और वाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो आप थीटा tan इनवर्स y बाय x से निकाल लेंगे। सेकंड में है तो थर्ड में है तो फोर्थ में है। आपको सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। और एक बच्चा बहुत अच्छे से बैठा हुआ है कैमरा खोल के, वो ये हमसे पूछ रहा है कि सर ये बताइए कि अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लाई करता है तो उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? क्या होता है? जीरो। और नेगेटिव रियल एक्सिस पे कोई लाई करता है तो उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है पाई। और पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई करता है तो उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है 2। और यहाँ पर माइनस पाई, माइनस पाई। क्या आप लोग की स्पीड है, क्या बात है। तो ठीक है, सबसे पहले तो मैं उस बच्चे से पूछता हूँ जिसने मेरे से पूछा था। बेटा समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो बच्चे का नाम है नमन। ठीक है, तो नमन को समझ में आ गया तो मतलब मेरा काम हो गया। तो नमन अगर इसको आपको और प्रैक्टिस करनी हो तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी उठाइए, उसमें पोलर फॉर्म निकालने के काफी सारे क्वेश्चंस दिए, तो आप एकदम बेसिक क्वेश्चंस करके आप उसको सीख सकते हैं। तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि और बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि सर और क्वेश्चन दीजिए। ओके, सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास, अब की बार मोदी सरकार। तो इफ सेंटर, एक बार पिछला वाला प्लीज दिखा दीजिए। आप पिछला वाला देखना चाहते हो, देख लो बेटा। तब तक मैं नीचे क्वेश्चन भी लिख रहा हूं। इफ सेंटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, the center of a regular polygon, पॉलीगन में अच्छा थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। ओके, एग्जैक्ट वही नहीं देता हूँ। इफ सेंटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन कर देता हूँ। हेक्सागन इज एट ऑरिजिन, इज एट ऑरिजिन, मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए। इफ द सेंटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज एट ऑरिजिन and one of the vertices is 1 plus 2i, उसका कोई एक vertices 1 plus 2i है, then its perimeter, then इस जो हेक्सागन है उसका पेरीमीटर क्या होगा, ये आपको जवाब देना। बच्चों क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ।
आप क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर सकते हैं। 6 root 5 6 root 5 ओके, ये क्वेश्चन आप लोग ने इतनी जल्दी से किया दिया, अच्छी बात है। वो ये पता है कि हेक्सागन की साइड्स और सेंटर से डिस्टेंस बराबर होती है। mod z निकाल लेंगे mod हाँ, mod z निकाल के उसको 6 टाइम्स कर दो, काम खत्म। काफी इजी क्वेश्चन था। ओके, तो मैंने इसको वैसे इजी बना दिया, लेकिन इजी था नहीं। चलो मैं अगला टफ कर देता हूँ। तो किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन पे? किसी को अगर कोई डाउट है या अभी भी कोई कॉन्फिडेंस ब्रेक हो रहा है तो आप यहाँ पर देखो। इन बच्चों ने बताया कि सर ऐसा कर लो ना कि ये हेक्सागन है, और अगर आप हेक्सागन को सर ध्यान से देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हेक्सागन का जो सेंटर है वो कहाँ पर है? ओरिजिन पे, यहाँ पर है उसका सेंटर। ठीक है, और भी कई सारी बातें दी है कि उसका एक वर्टिसेस गिवन है 1+2i या 1,2 आप लिख सकते हैं। आर्गन प्लेन होगा तो 1+2i नजर आएगा, नॉर्मल प्लेन होगा तो 1,2। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें कि पूरा एंगल जो होता है प्लेन में 360 होता है, अगर उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये 60 डिग्री ये एंगल हो जाएगा, और अगर ये 60 डिग्री है तो आप समझ गए होंगे कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाला है। क्या बनने वाला है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों भाई, ये बातें इक्वल समझ में आती है कि नहीं? यस सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बन गया है तो काम खत्म हो गया। जो साइड ये होगी वही साइड ये होगी। इसका मतलब अगर आप उसको पेरीमीटर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो पेरीमीटर होगा इसका 6 है, और ए जो होगा वो लेंथ होगी डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड 1+2i। ओरिजिन को मान लो 0,0 और 1+2i आपको नजर ही आ रहा है। अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो मॉड ऑफ z1 - z2 से निकाल सकते हैं, या उनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। तो ये 0,0 और 1,2 के बीच की डिस्टेंस सोच लीजिए। जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता वो 0,0 और 1,2 के बीच की डिस्टेंस सोच लीजिए, तो ये आ जाएगी √5। तो आपका आंसर आ जाएगा 6√5। ये आंसर आ जाएगा 6√5। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ओके, किसी को कोई डाउट नहीं? आगे कंटिन्यू करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैं क्वेश्चन इजी से टफ लेवल पे भी धीरे धीरे कन्वर्ट करूंगा, लेकिन भाई सबको लेके चलना है। मैंने कहा ना, सबका साथ सबका विकास। तो बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास लिखा है मैंने, इफ 2z1/3z2 इज प्योरली, ध्यान से देखिएगा, इज प्योरली इमेजिनरी। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इफ 2z1/3z2 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार। इफ 2z1/3z2 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो पूछा गया है बच्चों कि इसकी क्या वैल्यू होगी, जो मैं आपके सामने मॉड के अंदर लिख रहा हूं, यानी कि z1 - z2 होल डिवाइडेड बाय z1 + z2, इसके मॉड होल पावर 4, इसकी क्या वैल्यू इज इक्वल टू। ओके, करना स्टार्ट करिए। इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। तो बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। 2z1/3z2 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो आपको मॉड के अंदर लिखा है z1 - z2/z1 + z2 की होल पावर 4 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा? हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, इसको करने के लिए काफी सारे बच्चे, हो सकता है वो z1 को कुछ एज्यूम कर लें, z2 को कुछ एज्यूम कर लें, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की आदत है कि अगर उनको कंसेप्ट कम पता होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में z को x + iy डाल के करने लगते हैं। तो अब आप कौन से मेथड को कर रहे हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन देखिए आप कितना कर सकते हैं। अगर आप x1 + iy1 z1 को मान लेते हैं, x2 + iy2 z2 को मान लेते हैं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा बहुत हो जाएगा, क्योंकि पहले आप 2z1/3z2 को डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करोगे, उसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, फिर अगर आप ये प्योरली इमेजिनरी है उसका कंसेप्ट करोगे कि प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट 0 करोगे, वहां से कोई कंडीशन आएगी उसको इसमें डाल के निकालने की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, है कि नहीं? तो बच्चों ये
जेई का ही क्वेश्चन है और ये यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर 0 से 9 के बीच में आएगा। तो 0 से 9 के बीच में आंसर आएगा। तो किसी का बच्चे का आंसर आया? सर 1। ओके, क्या बोला बेटा, फिर से बोलना, क्या आंसर आया? सर 1। कमाल है यार, अनुष्का ने पहले आंसर बता दिया। कहाँ गए बाकी लोग? सर 1। अरे चलो देखते हैं बाकी लोग कहाँ हैं। बस 2 लोग के आंसर, वो भी गर्ल्स का आंसर पहले आ गया। सही है कि नहीं वो हम लोग बाद में देखते हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड तो उसने पहले कर दिया। अब कुछ कॉन्फिडेंस होगा तभी उसने रिस्पॉन्ड किया, ऐसे तो किया नहीं है कि नहीं? तो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले बच्चों उस क्वेश्चन को जो छोटा तरीका होता है करने का, मैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है 2z1 अपॉन 3z2, ये लिखा हुआ है, लिखा है ये प्योरली इमेजिनरी है। अब बच्चों z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 2z1 भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 3z2 भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उनको डिवाइड करेंगे तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, लेकिन इनको डिवाइड करने पे जो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये पता है कि वो प्योरली इमेजिनरी है, मतलब उसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो आप इसको सीधा सीधा क्या मान लो, आई वाई टाइप का मान लो। भाई इसको आप सीधा सीधा क्या मान लो, आई वाई टाइप का मान लो। x प्लस आई वाई मत लिखो, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है तो x 0 हो जाएगा, ये ऐसा मान लो आप। और ऐसा मानने के बाद आप यहां से z1 अपॉन z2 की वैल्यू निकाल लो, वो हो जाएगी i टाइम्स 3y/2। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आपका फिनिश। क्वेश्चन फिनिश कैसे फिनिश करोगे इसके बाद क्वेश्चन? इसके बाद आपका जो वैल्यू है, हाँ बस z2 से ऊपर नीचे डिवाइड करो और आपका क्वेश्चन आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो ये z1 अपॉन z2 माइनस 1, z1 अपॉन z2 प्लस 1, ये देखो बच्चों ऐसे लिख लो उसको, और होल पावर 4 लगा। हालांकि मैं काफी साफ सुथरा लिख रहा हूँ, समझ में तो आ रहा होगा। ओके, अब बच्चों यहाँ वैल्यूज पुट कर लो भाई, अपने आप कर लो काम आगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। सर हाँ हाँ पूछते रहो। सर इमेजिनरी है तो हम लोगों को पता है 2z1 अपॉन 3z2 इक्वल्स टू -2z1 बार अपॉन 3z2 बार, उससे भी हो जाएगा। हमने कहा ना कई सारे मेथड हो सकते हैं। आपका आंसर चेक करो, आपका आंसर 1 आया है कि नहीं आया? हाँ सर, मैंने हाँ तो बस ठीक है। ये जो मेथड बता रहे हो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बच्चा एक और मैसेज करके पूछ रहा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यार मैं आपको स्प्रिंट सेशन करा रहा हूँ, उसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चंस को जो करने का जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका होगा वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो z1 अपॉन z2 की वैल्यू हो गई ये, और नीचे भी z1 अपॉन z2 की वैल्यू हो गई ये +1। ठीक है, होल पावर 4। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ऊपर मॉड के अंदर लिखा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, उसका रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट 3y/2 है। तो बच्चों अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आएगा अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 9y²/4, और नीचे वाले का भी अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे तो सेम आएगा। क्योंकि भैया अगर आप z का मैग्नीट्यूड लेते हो x प्लस आई वाई का, या z बार का मैग्नीट्यूड लेते हो x माइनस आई वाई का, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं ना। उसी तरीके से ये भी मैग्नीट्यूड सेम हो गए, अगर आप निकालो तो ये वैल्यू ऊपर नीचे सेम है, तो कैंसिल आउट होकर के आंसर क्या आ जाएगा, 1। 1 की पावर 4 क्या बन जाएगा, 1। कितने लोगों को नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? ओके, सबको आ गया। सबको आ गया तो भाई अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर लास्ट वाला स्टेप एक बार फिर बता दिए। लास्ट वाले स्टेप में बेटा मैं अलग से लिख देता हूँ उसको, क्योंकि काफी बड़ा बड़ा मॉड बनाने में ऐसे दिक्कत आ रही है। सुनो, ये बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो नहीं समझ पा रहे हो तो ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ध्यान से लिखोगे तो ऐसे लिख लो, अगर नहीं समझ में आता है तो। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, ये उसका रियल पार्ट है, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है।
तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉडुलस लेते हैं तो मॉडुलस से क्या निकलता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखोगे। यस तो बेटा ये जब ऐसे लिखोगे तो ये वैल्यू जो ऊपर बनेगी वही नीचे भी बनेगी, तो वो कैंसिल आउट होकर के 1 बन जाएगा। ओके सर। अभी भी चेक करते रहिए, ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ 10 बच्चों को आए, बाकी जो 30-40 जो भी बच्चे हैं उनको ना आए, सबको साथ में चलना है, अभी भी बता रहा हूँ। ओके, जिनको ये क्वेश्चन नोट करना है वो नोट करें, और बाकी बच्चों के लिए दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। इफ k greater than 0 and mod z is equal to mod w is equal to k, ये ओमेगा नहीं है, ये w है। मैंने कहा k आपका पॉजिटिव है और mod z जो है वो mod w के इक्वल है और ये वैल्यू k के इक्वल है, और आपके पास एक वैल्यू गिवन है अल्फा। अल्फा आपके पास गिवन है z माइनस w बार होल डिवाइडेड बाय k स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू बार, ये अल्फा की वैल्यू गिवन है। यानी कि अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर ही हुआ क्योंकि जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, डब्ल्यू भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तभी इनका मॉडुलस वगैरह डिफाइंड है। तो बच्चों यहाँ पर अल्फा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है जेड माइनस डब्ल्यू बार होल डिवाइड बाय के स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू बार। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड रियल पार्ट ऑफ अल्फा, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड रियल पार्ट ऑफ अल्फा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, करना स्टार्ट करिए। आंसर किसी का आने वाला है, लेकिन गूगल मत यूज करिएगा क्योंकि सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है। गूगल का सॉल्यूशन वैसे मेरे सॉल्यूशन से बड़ा ही है, मैं आपको सबसे छोटा ही सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, करना स्टार्ट करिए। तो बच्चों इसका भी आंसर यूनिट डिजिट में है, 0 से 9 के बीच में। और सबसे पहले आंसर देने के लिए आगे आ रही है मिश्का। मिश्का बताइए। अच्छा मिश्का नाम है, कोई और बता दो। कहाँ गए हिमांशु, कहाँ गया? हाँ है, बैठा हुआ है, ठीक है। टफ लगे तो बताना, मैं क्वेश्चन नीचे कर दूंगा। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को काफी इजी तरीके से समझाऊंगा। देखो बच्चों आप लोग कैसे कर रहे होगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। क्या आंसर आया? 1। ओके, 1 आंसर हम लोग चेक करेंगे सही है कि गलत, अभी पता नहीं लेकिन चेक करेंगे। और किसी का आंसर 1? ओके सर 0। हाँ, ये किसने बोला भी आंसर 0? सर अनुष्का। अनुष्का, कमाल है भाई, अनुष्का ने भी आंसर दिया बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, कह रही है सर 0। अभी बिल्कुल चेक करते हैं। बिल्कुल आपने आंसर दिया, वही बहुत बड़ी बात है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो वो बात की बात है। ओके, और कोई आंसर? कहाँ गए वो सुमित और हिमांशु भैया, तुम लोग आंसर कहाँ दे हो भाई? इसका मतलब मेरे को लेवल डाउन करना पड़ेगा क्वेश्चन का। इसमें ना अनिकेत बता पा रहे हैं। स्पर्श भी गायब है, वंश भी गायब हो गया। कर रहे हो? अच्छा कर रहे हो। ओके बच्चों, तो अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ और टाइम नहीं दे सकता। सबसे पहले बच्चों देखो, एक क्वेश्चन करने का सबसे शॉर्टेस्ट वे मैं आपको बताता हूँ, सुनो मेरी बात। बच्चों एक बात बताओ, आप लोग जब क्लास में पढ़ रहे थे, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस i1, ठीक है, और अगर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का बार लिखते हो तो बार का मतलब वो कॉन्जुगेट होता है, तो x माइनस i1। यस बेटा, वेट, ये होता था। तो बच्चों अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते थे तो क्या आता था?
z प्लस जेड बार बाय 2 ये आता था, और वो किसके इक्वल होता था? x के। x क्या होता था? रियल पार्ट ऑफ z, ऐसे लिखते थे। और अगर आप दोनों इक्वेशंस को माइनस करते थे तो ये आता था z माइनस जेड बार अपॉन क्या आता था? y की वैल्यू आती थी 2i बाय यानी 2i। ये y होता था, और y क्या होता था? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो बच्चों अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट पे चर्चा करनी हो तो रियल पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप देखो कैसे लिखा है आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका बार डिवाइड बाय 2। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट पे चर्चा करनी हो तो उसका शॉर्टेस्ट वे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस उसका बार डिवाइड बाय 2i। दिस इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये शॉर्टेस्ट वे आप अप्लाई कैसे करते हैं? हमने कहा कि बेटा यहाँ पर आपको अल्फा जो है ना उसको z की तरह ट्रीट कर लो, जैसे यहाँ पर तो आपको एक अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और आपको उसके रियल पार्ट पर चर्चा करनी है, और आपके पास डाटा खूब सारा दिया गया तो आप कुछ नहीं करोगे, आप कहोगे सर कि जो रियल पार्ट ऑफ अल्फा होगा वो होगा z प्लस जेड बार बाई 2। ऐसे तो लिखोगे, यहाँ पे z की जगह अल्फा है तो तुम कहोगे सर अल्फा क्या है? अल्फा तो आपका वही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, प्लस अल्फा बार यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का बार। किसी को भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार नहीं लेने आता या उसको बार मतलब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज ना पता हो तो भाई वो यहां पर देख ले, मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूं, मेरे को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बार लेना है। बार का मतलब ये होता है, ये देखो ये बार कहलाता है, लाइक दैट। तो ये बार ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो ये जब जाएगा तो बच्चों ये कैसे नजर आएगा? ये आएगा जेड बार माइनस ओमेगा, बार का बार कैंसिल हो जाएगा, रियल नंबर के बार पे कोई असर पड़ता नहीं है, ये जेड का जेड बार हो जाएगा और बार का बार कैंसिल हो जाएगा। इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम? बच्चों ये प्रॉपर्टी आपको क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाई जाती है कि z1 अपॉन z2 का अगर होल बार होता है तो आप उसको लिखते हो z1 बार अपॉन z2 बार। क्या ये आपको प्रॉपर्टी याद आई? बस अब इसका बार आप लिख दो जरा। तो बच्चों जब बार लिखोगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है, इस तरह से नजर आएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब बच्चों अब आपके पास एक काम रह गया है कि ये दो अलग अलग टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको लाइक टर्म्स बना करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो इजी बन जाएगा। यानी कि z बार को या तो आप ध्यान से देखो, इधर ध्यान देखो, या तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लो या तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लो। कहने का मतलब ये है कि या तो z बार की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z यहां डाल दो, ओमेगा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओमेगा बार यहां डाल दो, या z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z बार और ओमेगा बार की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओमेगा यहां डाल दो। दोनों में से किसी आपको एक में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए डाटा आपके पास काफी सारा दिया हुआ है, उसको यूज कर लो। आपके पास दिया है मॉड z इक्वल टू k, और एक बच्चे ने बताया कि सर इसको लिख दीजिएगा मॉड z स्क्वायर इक्वल टू k, तो यहां से आ जाएगा z इंटू जेड बार इज इक्वल टू k। और अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे तो आपको z बार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, k स्क्वायर z बार की k स्क्वायर वैल्यू, हाँ अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं भैया। तो z बार की वैल्यू कितनी होगी? k स्क्वायर बाय z, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों आपके पास दिया है मॉड ऑफ w इज इक्वल टू k, यही दिया है ना। फिर दोनों तरफ इसमें स्क्वायरिंग कर लो, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो w इंटू डब्ल्यू बार इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको जो दूसरा एक्सप्रेशन है इसमें आपको w चाहिए, तो w क्या होगा? वो होगा k स्क्वायर अपॉन ओमेगा बार। अब ये सारी वैल्यूज उठा करके इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दो, जरा पुट करो, रिजल्ट आपके सामने आता है। हालांकि मैं समझा रहा हूं तो समय काफी लग रहा है, लेकिन किसी को अगर जल्दी जल्दी ये सब ट्रिक्स पता होंगी करने की तो वो जल्दी से तुरंत आंसर बता सकता है, वरना जो आप लोग नॉर्मल मेथड यूज करोगे उससे आपका समय काफी लगेगा। तो बच्चों z बार की वैल्यू कितनी है? z बार की वैल्यू है k स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। z बार की वैल्यू k स्क्वायर बाय z है। ओमेगा की वैल्यू है k स्क्वायर अपॉन ओमेगा बार, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय k स्क्वायर प्लस z बार ओमेगा। तो z बार कितना है? z बार है k स्क्वायर अपॉन z, ओमेगा ओमेगा कितना है? k स्क्वायर अपॉन ओमेगा बार।
ऐसा ही कुछ आएगा क्यों भाई, yes, ऐसा ही आएगा ना। yes. ये वैल्यूज हमने लिख दी, सब पुट कर दी इधर। अब बच्चों ये सब सिंप्लीफाई करो, मेरा काम खत्म हो चुका है। और बता दो आंसर क्या आ रहा है। 0. आंसर मेरे हिसाब से 1 नहीं आ रहा है, आंसर मेरे हिसाब से 0 आएगा। तो बच्चों ये आंसर 1 नहीं है, ये आंसर 0 है। अगर आप अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अभी भी देखो उसमें, और यहाँ एलसीएम वगैरह ले लो। तो एलसीएम वगैरह लोगे तो यहाँ के स्क्वायर के साथ आएगा ओमेगा बार माइनस जेड होल डिवाइड बाय जेड ओमेगा बार। इसी को एलसीएम में अभी भी सब प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रही है तो वो भैया पूरा क्वेश्चन कर ले। फिर यहाँ पर आएगा के स्क्वायर टाइम्स जेड डब्ल्यू बार प्लस के स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय जेड डब्ल्यू बार। तो बच्चों काफी सारे टर्म्स आपके कैंसिल हो रहे हैं। देखो के स्क्वायर से के स्क्वायर, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन इज फिनिश। ठीक है, जेड डब्ल्यू बार प्लस के स्क्वायर। तो बच्चों ये ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लोगे तो ऊपर सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। तो कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? ना समझने वाले लोग उनको बताएं। ओके, तो पूछ ले क्या? हाँ भाई, कौन कौन बताएगा? आर्यन समझ में आ गया तुमको? आर्यन क्लास में नहीं है। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ हाँ, भी कर देते हैं। इसके पीछे वाले पेज में भी लिखा है, वो भी नोट करना हो तो बता दो। तो एक बच्चा कह रहा है, मैसेज डाल के, सर ऐसा ही एक क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे और बताइए। ओके जस्ट वेट, मैं बुक खोल लेता हूँ। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप उसको बड़ा करते जाओगे और क्वेश्चन आपका नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन को मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, इफ z1 z2 z3
तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है ये पूरी तरीके से आपके पास विजिबल है, आप इसको देख सकते हैं तो नीचे गए। और सॉल्यूशन पूरी तरीके से आपकी स्क्रीन पे है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए सोचा कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी बेसिकली यूज कैसे की जाती है। इनकेस आपको ना पता हो तो आप हमको अलग से बताएंगे, तो मैं आपको एक इसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी भेज सकता हूँ, उससे आपको देख करके काफी आराम मिल सकता है। तो बच्चों ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन जो आपका छूटा हुआ था ये भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसको करने का भी कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। उसको करने के लिए आपको तरीका जो बताया आप वही यूज करेंगे, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो z माइनस जेड बार अपॉन 2y, इस कंसेप्ट को यूज करके आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन है बच्चों, लेट z1 is equal to a plus ib, z2 is equal to p plus iq, b two unimodular complex numbers such that imaginary part of z1 z2 bar is equal to 1. ठीक है, if w1 is a plus ib, w2 is b plus iq, then आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ। तो बच्चों आप देख सकते हैं z1 आपके पास है a plus ib, z2 है आपका p plus iq, ये दोनों ही यूनिमॉडुलर है और एक रिलेशन दिया है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बार इज इक्वल टू 1। आपके पास w1 दिया है, w2 दिया है और आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है रियल पार्ट ऑफ w1 w2 1 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ w1 w2 1 है, रियल पार्ट ऑफ w1 w2 0 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ w1 w2 बार 1 है। क्वेश्चन पूरा मैंने लिख दिया। क्वेश्चन को हमने पूरा लिख दिया है, आप करना स्टार्ट कर सकते हैं, आराम से करिए। हो गया क्वेश्चन। क्या आंसर है बेटा? कौन सा है? डी पार्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है अभी हमने जितनी भी थ्योरी आपको पढ़ाई है, अगर आपने वो ध्यान से सुनी होगी तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। देखो z1 आपका a प्लस आई है, z2 आपका p प्लस आई क्यू है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ और दोनों यूनिमॉडुलर है। तो यूनिमॉडुलर का मतलब होता है कि उनका जो मॉडुलस है वो 1 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास रिलेशन दिया है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बार ये 1 दिया। ठीक है, अगर हमारे पास z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका क्या कोई बच्चा मल्टीप्लाई करके इमेजिनरी पार्ट बता सकता है? सर हल्का सा ऑप्शन ऊपर का देखो सर, ऑप्शन देखना है बी वाला। तो बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो इमेजिनरी पार्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है कि b के साथ p आएगा और a के साथ q आएगा। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 मान लीजिए। मतलब आपके पास ओवरऑल एक रिलेशन दिया है
कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बार अगर 1 है तो आपने एक रिलेशन डेवलप कर लिया है bp माइनस aq इक्वल टू 1 उसी की हेल्प से। अब आपको बच्चों ये ऑप्शंस दिए हैं, अगर आप 4 ऑप्शंस देखेंगे तो 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस में आप देखेंगे कि सिमिलर चीजें आपको दिखाई देंगी, W1 W2 W1 W2 W1 W2, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें लिखा है W1 W2 बार। तो पहले हम उसको देखेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ W1 W2 बार, तो W1 आपका क्या है, क्वेश्चन में लिखा है W1, आप पढ़ लो, वो है A प्लस IP, और W2 बार वो है B माइनस IQ। मतलब W2 गिवन है, उसका बार लिख ही सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का बार लिखने के लिए I को माइनस I से रिप्लेस कर देते हैं। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो रियल पार्ट आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा, हमें उसके इमेजिनरी पार्ट से मतलब है। और अगर जब आप इसका इमेजिनरी पार्ट निकालोगे तो ये वही निकल करके आएगा जो आपको पहले से ही गिवन है डाटा। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आई है, वैल्यू 1 आई है। इसका मतलब ये काफी छोटा आंसर था, तभी जल्दी हो गया। ठीक है, ओके। क्यों भाई, समझ में आ गया? यस सर। यस। ओके, तो बच्चों आज तो आप लोग का टेस्ट भी है, ऑनलाइन टेस्ट है ना आप लोग का आज? नहीं नहीं, पीटीएम है, पीटीएम है। नहीं सर, कुछ भी नहीं है आज, पीटीएम थी सर। पीटीएम है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द इक्वेशन। भाई मैं इक्वेशन वाले क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपने ही मैसेज किया, z³ प्लस iz माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज the equation z³ plus iz minus 1 equal to 0 has 4 ऑप्शन है, 3 real roots, दूसरा ऑप्शन 1 real root, तीसरा ऑप्शन no real roots, चौथा ऑप्शन can't say, यानी कि कुछ नहीं कह सकता। ये मैंने अपनी तरफ से बना के डाल दिया। ओके, z³ प्लस iz माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज, क्या आंसर होगा? सर लास्ट पेज दिखा दीजिए। लास्ट पेज दिखा दें, बिल्कुल दिखाते हैं, जस्ट वेट। यस। ओके, वन रियल रूट। अब बेटा आंसर आ गया 1 रियल रूट। ओके, एक बच्चे का आंसर आया 1 रियल रूट, देखते हैं सही है कि गलत है। कहाँ गए बाकी बच्चे, कहाँ गए? हाँ भाई आंसर बताओ, तो सबसे छोटा है। चलो अच्छा हम नहीं करते। ओके, आंसर तो पलो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी है, ठीक है, अब उसके रूट पे चर्चा करनी है। अब भैया अगर इसके रूट पे चर्चा करनी है तो मेरे को तो रूट पता नहीं है क्या है, मैं इसका एक रूट मान लेता हूँ, लेट से वो रूट का नाम है अल्फा, ठीक है, मैं अल्फा को एक रूट एज्यूम कर लेता हूँ। हालांकि इसके 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स में से हो सकता है
एक रियल हो सकता है एक इमेजिनरी हो, दूसरा भी इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब a प्लस आई क्यू बी माइनस आई क्यू मतलब कॉन्जुगेट के फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसके तीनों इमेजिनरी रूट्स तो नहीं होंगे, ये बात तो पक्की बात है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर a प्लस आई भी होगा तो दूसरा a माइनस भी 100, a माइनस आई भी 100% होगा। आपको ये पढ़ाया गया होगा कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, करते हैं ना। तो एक तो रियल रूट इसका पक्का होगा, या तो चार रूट्स हो नहीं सकते क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। इमेजिनरी होंगे तो 2 होंगे, तो ये तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ना कि एक रियल रूट तो होगा ही होगा। तो मान लो कि लेट अल्फा बी अ रियल रूट, ये तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ना, हो सकता है तीनों रियल हो, लेकिन हमने एक तो होएगा ही ना, तो एक मान लो। तो अल्फा अगर इसका एक रूट होएगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करा दो, ठीक है। अल्फा भैया इसके एक रूट है ना, तो सेटिस्फाई करेगा ना, तो सेटिस्फाई करा दो। सेटिस्फाई कराने के बाद क्वेश्चन खत्म। कैसे खत्म? कहोगे सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो ये 0 प्लस आई 0। बच्चों क्वेश्चन करने का कंसेप्ट देखो, मैंने क्या लगाया, मैंने मान लिया इसका कोई भी एक जनरल रूट है अल्फा, तो अल्फा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने के बाद क्या होगा, आप ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि आपको ये पढ़ाया गया है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट भी इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होता है कि नहीं है। तो अल्फा क्यू माइनस 1 0 हो जाएगा और अल्फा यहां से 0 हो जाएगा। अब बच्चों हमको ऐसा अल्फा बताओ कि जो दोनों को सेटिस्फाई करे। हमको ऐसा अल्फा बताओ जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। यही दो इक्वेशंस आपकी बनी है, तो क्या कोई अल्फा है? नो तो कहोगे सर यहाँ से तो अल्फा निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अल्फा अगर 0 लेंगे तो ऊपर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऊपर से अल्फा 1 लेंगे तो नीचे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही था। इसका आंसर है नो रियल रूट, 1 रियल रूट इसका आंसर नहीं होगा, आंसर इज नो रियल रूट, ठीक है। अरे भाई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन तो तुम ही लोग ने कहा कराओ, करा रहे हैं, तो देखो उसको ध्यान से। क्यों भाई समझ में आया? सर, तो इसके सिर्फ 2 ही रूट्स होंगे? कोई रियल रूट भाई, इसके ऑप्शंस पे हमको चर्चा करनी है भैया, हमको सर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, आपने बोला कि कॉन्जुगेट में होने चाहिए, तो फिर आपने बोला रियल कोई होगा नहीं, तो तीनों इमेजिनरी आ रहे हैं। तो ऑप्शंस में देखो क्या लिखा हुआ है, हमने तो सारी पॉसिबिलिटी आपको बता दी। रूट्स कोई रियल है नहीं सर, तो इमेजिनरी बचे तीनों। तो आपने बोला इमेजिनरी वाला कॉन्जुगेट ऑप्शन में है, होने इमेजिनरी चाहिए। हो नहीं सकते तीनों, तो फिर ये इक्वेशन ही नहीं रही। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर होगा नो रियल रूट। ओके सर। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उन पे ही चर्चा हम लोग करते हैं। तो एक बच्चे ने मैसेज किया इसके पहले वाला दोबारा दिखा दो भाई, दोबारा देख लो भाई, क्या देखना है इसमें ऐसा। ओके मैंने दोबारा ओपन कर दिया, आप दोबारा देख लो। और क्वेश्चंस करोगे कि बस करें? और और करने हैं? ठीक है, और करने के लिए रेडी हो जाओ फिर, अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अभी क्वेश्चंस तो उसमें काफी होते हैं, लेकिन अभी जितने हो सकते हैं उतने आपको करा दिए। ओके
चलो भाई स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी है काफी, लेकिन आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3i होल पावर स्क्वायर इज। तो बच्चों आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 2 + 3i का होल स्क्वायर, आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है क्या होगा। लेकिन काफी सारे बच्चे कहेंगे कि सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की थ्योरी क्या है, याद ही नहीं। तो बच्चों मॉड z का स्क्वायर जो होता है वो होता है z × z बार। यहां से आप 1/z की वैल्यू निकाल लो, तो 1/z की वैल्यू होगी z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। बच्चों ये जो 1/z है ना, उसको लिख दो z इनवर्स, और यही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z मतलब z इनवर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए आपको z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर को कैलकुलेट करना होगा। तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल करके आ जाएगा। इतनी सी थ्योरी है, लेकिन अगर आपको थ्योरी नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। यानी कि क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है आप उसको सिंप्लीफाई करोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को z मान लो और 2 + 3i का होल स्क्वायर उसको ओपन कर लो, तो a² + b² + 2ab जब अप्लाई कर दोगे i² की जगह -1 डाल देना, i² की जगह -1 डाल देना, तो ये आ जाएगा 5 + -5 + 12i। ठीक है, ओके। तो ये आपका z आ गया, और अगर z आ गया तो z आने के बाद आप क्या निकाल सकते हो, इसका z बार भी निकाल सकते हो। तो भाई अगर z आ गया तो आप इसका z बार भी लिख सकते हो। क्या करोगे, i को -i से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। और क्या करना होता है, सर इसका ये z कैसे निकालना? z कैसे निकाला? अच्छा कोई बात नहीं, मैं z निकाल के दे देता हूँ, जस्ट वेट। बेटा आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो आपके पास दिया है 2 + 3i का होल स्क्वायर। इसको बेटा जब आप ओपन करोगे तो ये ऐसे ऊपर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z है। ये 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, i² -1 हो गया, और 2 × 4 4 × 12i हो गया। तो बेटा देखो z ऐसे निकालना है, ठीक है, ऐसे निकालना। तो z निकालने के बाद हमने z बार लिख दिया, और z बार लिखने के बाद हम इसका मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। कोई बच्चा बता सकता है इसका मॉडुलस कितना है? 169 169 169 13 13 ओके, मॉड z जो होगा 13 होगा। ओके, वो बच्चा मॉड z का स्क्वायर बता रहा है 169। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो फाइनली निकल आया, ठीक है। तो आपका आंसर मैं लिख देता हूं, दिस इज z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। ये बच्चों आपका z बार है अपॉन मॉड z का स्क्वायर हो गया आपका 169। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर निकल के आ, ठीक है, ओके। समझ में आ गया? यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। ये भी काफी इजी है, रिवाइज हो जाएंगे आपकी थ्योरी। स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i। बच्चों आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 7 - 24i, उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है और मेरे को बताना है आंसर क्या है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो मैंने इसको a + i भी लिख दिया। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा, 4 + -4 -
तो ये इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7 माइनस 24i इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2abi। ये है। तो बच्चों रियल पार्ट को जब देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपका आ जाएगा 7, और जब आप इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो 2ab आ जाएगा माइनस 24। इसका मतलब जो ab है वो माइनस 12 है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि a और b का जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव है। इसका मतलब जब आप a और b निकालें तो a पॉजिटिव लीजिएगा तो b निगेटिव लीजिएगा, या a नेगेटिव लीजिएगा तो b पॉजिटिव लीजिएगा। तो बच्चों आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, ab आ गया। अब आप क्या करोगे, एक इक्वेशन आपको बताई जाती है, उसको आप यूज करोगे और निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, क्या इक्वेशन होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की इक्वेशन लिखते हो ना। कैसे लिखते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे लिखते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। इसको यूज करके आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालोगे, वो प्लस माइनस साइन के साथ आ सकता है, और आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पहले से गिवन है। ठीक है, तो आपके पास यहां से a और b निकल करके आएंगे। तो बच्चों आप बता सकते हैं क्या पेयर, क्या आंसर निकल के आएगा। आप फाइनली आंसर प्लस माइनस 4 माइनस 3 आई। माइनस 4 प्लस 3। तो 4 माइनस 3i, या तो ये आंसर हो सकता है माइनस 4 प्लस 3i। ये बच्चों आंसर हो सकता है। तो बच्चों गर्मी बहुत है। ठीक है बच्चों, ओके। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना आसान ही रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर दो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है बच्चों, आज की क्लास पर यहीं तक रखते हैं, काफी हो गया, यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी नेक्स्ट टर्न होगा उसमें और भी कंसेप्ट हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, ज्यादा कराने से काम गड़बड़ा जाएगा, तो हम लोग जितना काम रखते हैं यहीं तक रखते हैं।